नमस्कार। आज हम DELED कोर्स 502 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। टॉपिक है वंचित शिक्षार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रियाओं को प्रासंगिक बनाना। ये NIOS के ब्लॉक 3 यूनिट 10 का हिस्सा है और DSSB PRT परीक्षा के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, टीचिंग मेथोडोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन वाले सेक्शन में इस यूनिट से सीधे सवाल बनते हैं। अच्छा। पर आज हम इसे सिर्फ एक टॉपिक की तरह नहीं बल्कि कहानी के जरिए समझेंगे। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मान लेते हैं एक बच्ची है रानी, जो एक दूर दराज के आदिवासी गांव से आती है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था रानी के सीखने के सफर को कैसे बेहतर बना सकती है या बदतर। ये बहुत दिलचस्प तरीका है। तो चलिए रानी की कहानी से ही शुरू करते हैं। एक आम धारणा है जो शायद कई टीचर भी मानते होंगे कि रानी जब स्कूल आती है तो वो एक कोरी स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट होती है। हम उस पर जो चाहे लिख सकते हैं। क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है और परीक्षा में इस पर आधारित सवाल अक्सर घुमाकर पूछ लिया जाता है। अच्छा। रानी कभी भी कोरी स्लेट नहीं होती। वो जब स्कूल में पहला कदम रखती है तो अपने साथ घर, परिवार और समुदाय से मिले ढेरों अनुभव, अपनी भाषा और अपनी दुनिया की समझ की एक पूरी पोटली लेकर आती है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य इन अनुभवों को आधार बनाकर नए ज्ञान का महल बनाना है, न कि उस जमीन को ही साफ कर देना। मतलब अगर रानी क्लास में चुप रहती है या जवाब नहीं दे पाती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कमी है। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि स्कूल का माहौल उसकी उस पोटली में रखे अनुभवों से बिल्कुल अलग हो और वो खुद को जोड़ ही ना पा रहे हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर सीखने के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की बात आती है। NCF 2005 भी स्पष्ट रूप से यही कहता है कि बच्चे का समुदाय और स्थानीय वातावरण ही सीखने का प्राथमिक संदर्भ है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि स्कूल और रानी के घर समुदाय के बीच एक मजबूत पुल होना चाहिए। जब ज्ञान इस पुल से होकर गुजरता है तो वो रानी के लिए और सार्थक बन जाता है। और इसी जुड़ाव से अर्थपूर्ण अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग होती होगी, जब बच्चा रटने की जगह समझने लगता है। हाँ बिल्कुल, अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। पहली, रानी नए ज्ञान को अपने पुराने अनुभवों से जोड़ पाए। ठीक है। दूसरी, सिखाने में स्थानीय उदाहरणों का भरपूर उपयोग हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, रानी केवल ज्ञान को सोखे नहीं बल्कि अपने अनुभवों की ईंटों से ज्ञान का निर्माण खुद करे। अच्छा, जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। जी, इसी सोच को हम रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। ये अनुभवों की ईंटों से ज्ञान बनाना वाली बात बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमें रानी के अनुभवों का इस्तेमाल करना है तो वो पारंपरिक क्लासरूम तो काम नहीं करेगा, जहाँ टीचर बोलता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं। इसका विकल्प क्या है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, क्योंकि DSSB अक्सर इसी पर आधारित सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछता है। देखिए, पहली स्थिति है शिक्षक केंद्रित क्लासरूम, टीचर सेंटर्ड। इसमें शिक्षक ही ज्ञान का केंद्र होता है। सब कुछ केवल पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होता है। मतलब रटना। हाँ, रटने पर जोर होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। और शायद इसका एक कारण ये भी है कि हमारा पूरा परीक्षा सिस्टम ही रटने पर जोर देता है, तो कई बार टीचर भी मजबूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर NCF 2005 हमें दूसरी स्थिति की ओर ले जाता है, जो है शिक्षार्थी केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम। ठीक है। यहाँ रानी और उसके अनुभव केंद्र में होते हैं। क्लास में ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटीज और सवालों के जरिए उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ टीचर का रोल बदल जाता है। बिल्कुल, यहाँ शिक्षक एक गाइड की भूमिका में होता है, ज्ञान के एकमात्र स्रोत की नहीं। कि आप एक रटवाने वाले टीचर बनेंगे या सीखने में मदद करने वाले गाइड। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए, पर असल दुनिया में कौन सी चीजें हैं जो रानी जैसे बच्चों की सीखने में मदद करती हैं और कौन सी रुकावटें डालती हैं? इसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है सहायक स्थितियां, फैसिलिटेटिंग कंडीशंस, जो सीखने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं, जैसे प्रकृति के साथ जुड़ाव, परिवार और समुदाय का सकारात्मक सहयोग और बच्चों को मिलने वाले समृद्ध अनुभव। ये सब सीखने की प्रक्रिया को आसान और मजेदार बनाते हैं। और वो चट्टानें कौन सी हैं जो रास्ते में आती हैं? उन्हें हम बाधक स्थितियां कहते हैं, कंस्ट्रेनिंग कंडीशंस। इनमें गरीबी, लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव और शायद सबसे बड़ी बाधा भाषा का अंतर शामिल है।
भाषा का अंतर? हाँ, ये सभी कारक बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और उसे स्कूल से दूर कर सकते हैं। आपने स्थानीय ज्ञान और भाषा की बात की, क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान और रानी की असल जिंदगी कैसे अलग हो सकती है? जरूर, ये बहुत ही अहम सवाल है। मान लीजिए किताब में सड़क सुरक्षा पर एक पाठ है, ठीक है। जिसमें ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ का जिक्र है। हाँ। अब रानी की कल्पना कीजिए, जिसने अपने जीवन में सिर्फ बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और कच्ची पगडंडियां देखी हैं। वो ट्रैफिक लाइट के लाल, पीले, हरे रंग के कॉन्सेप्ट से कैसे जुड़ेगी? वो जुड़ी नहीं पाएगी। उसके लिए ये सब किताबी बातें होंगी जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद उसे रट लेगी पर समझेगी नहीं। बिल्कुल, यहीं पर एक अच्छे शिक्षक की भूमिका आती है। वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता, बल्कि एक अनुवादक बनता है। अनुवादक? हाँ, किताब की दुनिया और बच्चे की दुनिया के बीच का अनुवादक। वो ट्रैफिक लाइट की जगह गांव की तंग सड़कों पर जानवरों से बचकर कैसे चलना है, इस पर बात कर सकता है। अगर ये अनुवाद नहीं हुआ तो सीखना एक बेमानी कसरत बनकर रह जाता है। ये स्थानीय संदर्भ का विचार तो बहुत मजबूत है, पर असल चुनौती तब आती होगी जब बच्चे सिर्फ अलग परिवेश से नहीं बल्कि ऐसे समूहों से आते हैं जिन्हें समाज ने ऐतिहासिक रूप से पीछे धकेला है। सही बात है। रानी की ही बात करें तो एक लड़की होने के नाते उसे क्या अलग चुनौतियां झेलनी पड़ती होंगी? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। कहा जाता है कि एक लड़की को शिक्षित करना एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करना है। जी। लेकिन रानी के रास्ते में मुश्किलें ज्यादा हैं। पहली है पहुंच, एक्सेस, यानी स्कूल का घर से बहुत दूर होना और रास्ते का असुरक्षित होना। दूसरी है बुनियादी ढांचा, जैसे स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे शौचालय की कमी। इसके कारण कई लड़कियां बड़ी होने पर स्कूल छोड़ देती हैं। और क्लास के अंदर भी तो भेदभाव होता है, भले ही वो अनजाने में हो। हाँ, जिसे हम लैंगिक रूढ़िवाद कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जैसे लड़कों से विज्ञान गणित के सवाल ज्यादा पूछना और लड़कियों से कला के। अच्छा। या ये मान लेना कि लड़कियां शांत स्वभाव की होती हैं। ये छोटी छोटी बातें रानी के आत्मविश्वास पर गहरा असर डालती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोई खास सरकारी योजनाएं हैं जो परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है? हाँ, सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत 2 योजनाएं हैं जिनके नाम और उद्देश्य सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बताइए। पहली है NPEGL, यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। NPEGEL। जी। और दूसरी है KGBV, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसका मुख्य फोकस रानी जैसे वंचित समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय, मतलब रेजिडेंशियल स्कूलिंग उपलब्ध कराना है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब बात करते हैं अल्पसंख्यक समूहों की। उनकी शिक्षा के लिए हमारे संविधान में क्या खास प्रावधान है? हमारा संविधान इस मामले में बहुत मजबूत है। अनुच्छेद 15 धर्म या जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का पूरा अधिकार देते हैं। और कोई अनुच्छेद जो भाषा के अधिकार से जुड़ा हो, क्योंकि रानी की अपनी एक मातृभाषा भी है? हाँ, और वो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 350A। 350A? जी, इसमें साफ लिखा है कि जो बच्चे भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उन्हें प्राइमरी लेवल पर उनकी अपनी मातृभाषा में पढ़ाने की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। वाह! तो अनुच्छेद 350A सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। मुझे लगता है कई शिक्षकों को इस बात का संवैधानिक वजन पता ही नहीं होगा। बिल्कुल, और यहीं से हम रानी की सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं, भाषा। भाषा। आदिवासी बच्चों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा भाषा ही है। सोचिए, जब रानी को एक ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जिसे वो जानती ही नहीं, तो सीखना उसके लिए एक यांत्रिक, मतलब मैकेनिकल प्रक्रिया बन जाता है। वो बस शब्दों को दोहराएगी, उनका अर्थ नहीं समझ पाएगी। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें उसकी भाषा को क्लासरूम में जगह देनी चाहिए? यही एकमात्र समाधान है, और इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसे बहुभाषी शिक्षा, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन या MLE कहते हैं। MLE? इसका मतलब है कि शिक्षा की शुरुआत बच्चे की मातृभाषा से हो, ताकि एक मजबूत नींव बन सके, और फिर धीरे धीरे उसे स्कूल की मानक भाषा की ओर बढ़ाया जाए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये सच में काम करता है? एक आम धारणा तो ये है कि शुरू से अंग्रेजी पढ़ाने से बच्चा ज्यादा होशियार बनता है। यह एक और मिथक है। शोध साफ बताते हैं
कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में मजबूत होते हैं वे दूसरी भाषाएं भी तेजी से और बेहतर सीखते हैं। अच्छा। एमएलई में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मतलब टीपीआर जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जहां शरीर की गतिविधियों से भाषा सिखाई जाती है। जैसे टीचर कहे खड़े हो जाओ और साथ में खड़े होकर दिखाए। इससे बिना किसी दबाव के भाषा सीखी जाती होगी। जी, ये तो बहुत ही रोचक है। हमने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं की बात कर ली। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्हें शारीरिक या बौद्धिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN। उनके लिए समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा है। हाँ। इसका एक सरल सूत्र है जो हमेशा याद रखना चाहिए। समान पहुंच मतलब इक्वल एक्सेस प्लस समान भागीदारी इक्वल पार्टिसिपेशन इक्वल्स टू समावेशी शिक्षा। समान पहुंच हाँ। प्लस समान भागीदारी। हाँ, इसका लक्ष्य CWSN बच्चों को अलग थलग स्पेशल स्कूलों में रखने की बजाय सामान्य स्कूलों की मुख्य धारा में लाना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर बच्चे को बस एक सामान्य क्लास में बिठा देना ही समावेश है बिना जरूरी मदद के? तो उस बच्चे के लिए ये अनुभव और भी ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा। समावेश केवल दाखिला नहीं है, ये भेदभाव रहित भागीदारी है। इसका मतलब है कि हमें क्लासरूम के सिस्टम को बदलना होगा, न कि बच्चे को सिस्टम में फिट होने के लिए मजबूर करना होगा। जैसे दृष्टिबाधित बच्चे के लिए उसे आगे बिठाना और बड़े अक्षरों का प्रयोग करना, श्रवण बाधित बच्चे के लिए साफ साफ बोलना और विजुअल्स का ज्यादा प्रयोग करना। और जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी रणनीति है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सिखाया जाए, बार बार दोहराया जाए और सही करने पर तुरंत पुनर्बलन यानी पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए। धैर्य यहाँ सबसे जरूरी है। ठीक है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को DSSB परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं। देखते हैं कि एक पेपर सेटर इस टॉपिक से आपकी समझ को कैसे परखेगा। जी, ये बहुत जरूरी है। पहला, वो पूछेंगे वंचना का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन में योग्यता की कमी और सामाजिक सांस्कृतिक असंतुलन दोनों होंगे। याद रखिए, कमी बच्चे में नहीं व्यवस्था में है, तो सही जवाब है सामाजिक सांस्कृतिक असंतुलन। सामाजिक सांस्कृतिक असंतुलन। दूसरा, NCF 2005 किस पर जोर देता है? जवाब है बाल केंद्रित और स्थानीय संदर्भ में शिक्षा। ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 350A का संबंध किससे है? जवाब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के अधिकार से। ये कोई विकल्प नहीं, एक अधिकार है। ये एक अधिकार है। चौथा, समावेशी शिक्षा का सही अर्थ क्या है? वो आपको समान पहुंच का ऑप्शन देकर फंसाएंगे, पर आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें समान पहुंच और समान भागीदारी दोनों हों। पहुंच और भागीदारी दोनों। पांचवा, KGBV योजना का मुख्य फोकस क्या है? जवाब है वंचित लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय। ओके। और आखिरी, बहुभाषी शिक्षा MLE किस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण है? ये बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे सच्चा रूप है, क्योंकि ये बच्चे की पहचान यानी उसकी मातृभाषा से शुरू होती है और ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। बहुत बढ़िया। यानी हमें सिर्फ कीवर्ड्स नहीं बल्कि उनके पीछे की सोच को समझना है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बाल केंद्रित शिक्षा, NPQEGL और KGBV, अनुच्छेद 350 से समावेशी शिक्षा और MLE, ये सब एक ही माला के मोती हैं। बिल्कुल। और इन सब का लक्ष्य रानी जैसे हर बच्चे तक सार्थक शिक्षा पहुंचाना है। बिल्कुल। एक भावी शिक्षक के तौर पर यह सिर्फ परीक्षा पास करने का ज्ञान नहीं है, बल्कि आपके क्लासरूम का दर्शन है। ये समझना कि हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय है और अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर आता है। हमें बस उस दुनिया का सम्मान करना है और उसे स्कूल की दुनिया से जोड़ना है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार यही है कि शिक्षा को किताबों के पन्नों से निकालकर बच्चों के जीवन से जोड़ना ही असली और प्रभावी शिक्षा है। बिल्कुल। अब हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। जी। जब आप एक शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो आप अपने पहले पाठ की शुरुआत पाठ्य पुस्तक के पहले पन्ने से करेंगे या बच्चों के अनुभवों और उनकी दुनिया से बातचीत करके? ये छोटा सा सवाल ही आपकी पूरी शिक्षण यात्रा की दिशा तय करेगा।